नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। ये करंट अफेयर एमसीक्यू का दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले हमने 76 वीडियोस करीब में 76 क्वेश्चंस करीब में कर लिए हैं। ये सेकंड वीडियो होगा, प्लेलिस्ट होगा 2025 करंट अफेयर नाम से, उसमें आपको ये मिल जाएगा। बीपीएससी, एएसओ, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी भी है, नेक्स्ट मंथ में है, जून में शायद। उसके अलावा जो भी आप पीसीएस या इस तरह के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, सभी एग्ज़ाम में ये करंट अफेयर आपको मदद करेगा। तो इसको देखिएगा, पहले के वीडियो भी जा कर के देखिएगा और सीरीज़ में देखिएगा, सारे के सारे सीक्वेंस में देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसका पीडीएफ मैं पेड ग्रुप में शेयर करता हूं, वहां पर आप जुड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। यूट्यूब से आप ओनली पीडीएफ के लिए 199 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप वहां पर मिल जाएगा। अगर आप आंसर राइटिंग ग्रुप वगैरह में शामिल हैं तो वहाँ तो ऐसे ही मिल जाता है आपको, पीडीएफ, मैगजीन, हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाता है। देखिए आज का पहला सवाल क्या है, निम्न से कौन सा देश मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 अभ्यास में शामिल नहीं था। क्या इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाते पीसीएस एग्जामिनेशन में, भर भर के पूछे जाते हैं आपसे। इसका उत्तर हो जाएगा भारत इसमें शामिल नहीं था। ये चीन, ईरान और रूस के बीच में हॉर्मुज़ के जल संधि के समीप में ये अभ्यास आयोजित किया गया था। ईरान अमेरिका तनाव के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसमें सबसे ज़्यादा तनाव का कारण है वो है ट्रंप प्रशासन 2018 में परमाणु समझौते से हटने का निर्णय लिया था। यही सबसे सटीक कारण है जिसके कारण से ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव अपने चरम पर है। अब फिर से ट्रंप प्रशासन जो है ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील साइन करना चाह रहा है और वो बातचीत भी इस पर कर रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में वो साइन हो जाएगा। कॉप जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कॉप 29 में $300 बिलियन वार्षिक वित्त पोषण का लक्ष्य 2035 तक निर्धारित किया गया है। भारत ने कॉप 29 में 1 ट्रिलियन जलवायु वित्त की मांग की है। कॉप 30 में लैंगिक समानता पर ध्यान दिया जाएगा। कॉप 30 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये ब्राज़ील में होगा। कॉप 29 का आयोजन अजरबैजान बाकू में किया गया है। कॉप सम्मेलन की मेज़बानी हमेशा एक ही देशों में होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाए, कॉप सम्मेलन की मेज़बानी हमेशा एक ही देशों में होती है। ये कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है। हर वर्ष जो है कॉप अलग अलग देशों में आयोजित होती है। आपको लगा होगा कि ये कौन सा मैंने ऑप्शन दे दिया, बिल्कुल इसी तरह का पीसीएस एग्जामिनेशन में खासतौर 70 बीपीएससी में आपको ऑप्शंस दिखेंगे, जिसके ऑप्शन इतने आसान थे कि आसानी से आप सवालों को हल कर सकते हैं। ऊपर के जो 3 ऑप्शन हैं बंधुओं, ये आपका कठिन सवाल के लिए आपका फैक्ट तैयार हो गया। इसको याद रखेंगे, ये आपका फैक्ट हो गया कठिन सवालों के लिए। ओके, सामने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो वहाँ से आप उसको भी पढ़ सकते हैं। भारत और मॉरिशस ने अपने संबंधों की स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो उन्नत रणनीतिक स्तर तक यानी कि इन्हेंस्ड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, भारत और मॉरिशस जो है स्ट्रेटजिक यानी कि रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में भी अब दोनों देश मिलकर के काम करेंगे, इस स्तर तक बढ़ाने की बातचीत की है। भारत में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किन कंपनियों ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है, किन 2 कंपनियों ने समझौता किया है। तो यहाँ पर किया है किसने, तो जियो और एयरटेल ने किया है। इसका उत्तर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए क्या जरूरी है, तो पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पारदर्शी अगर नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होगी तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बाधित हो सकती है। हाल ही में चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। टेस्ट सीरीज जो अपना आएगा 10 जून के बाद आएगा, उसके बारे में बता दूंगा आपको। ऑनलाइन ही होगा, टेलीग्राम पर ही होता है, पिछली बार भी हुआ था, तो उसके बारे में बताऊंगा। ये जो टॉपिक आपको चुनाव आयोग वाला है ना, इससे संबंधित भी टेस्ट सीरीज में सवाल डाले गए हैं। शेड्यूल और कैसे क्या टेस्ट होगा ये सब मैं आपको बता दूंगा। अभी पढ़िएगा, पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ जब आएगा तो आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा ही मैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर दरअसल में चुनाव आयुक्त को चुनने की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन किया गया है। अब जो चुनाव आयुक्त का चुनाव किया जाता है इसमें प्रधानमंत्री होते हैं शामिल इस समिति में, और विपक्ष के नेता जैसे राहुल गांधी जी हैं तो वो शामिल होंगे, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कोई कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। तो यानी कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखेगा 3 में से 2 और 1 का बहुमत होगा बंधुओं। तो यानी कि 2 जो हैं वो सरकार के पक्ष से ही है। प्रधानमंत्री जी पक्ष तो होंगे ही सरकार के, बाकी कोई मंत्री होगा तो वो भी सरकार के पक्ष से ही होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब जो चुनाव आयुक्त को चुना जाएगा वो सरकार के द्वारा आसानी से किसी को भी चुना जा सकता है। विपक्ष का या दूसरे पार्टियों का योगदान 9 के बराबर में हो गया है, सीमित हो गया है। स्टारलिंक सैटेलाइट किस कक्षा में संचालित होते हैं, तो ये निचली कक्षा में होते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में होता है, क्योंकि इंटरनेट सर्विस हमें अच्छा देना है तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में इनको रखा जाता है। भारत मॉरिशस में कितने सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देगा, भारत मॉरिशस के कितने सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देगा, तो 500 सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देगा। भारत और मॉरिशस के बीच में सहयोग के लिए निम्न से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं किया गया है, तो भारत और मॉरिशस अभी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग नहीं कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस
प्रकार के टिपिकल सवाल विदेश नीति से प्रीलिम एग्जाम में बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। मॉरिशस इसलिए आपको अलग से ही पढ़ना चाहिए क्योंकि वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं जनरली वो बिहार से ही संबंधित होते हैं। जब भी वो भारत आते हैं तो बिहार की यात्रा भी करते हैं, इसलिए उससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव मतदान डेटा में कितने प्रतिशत का अंतर देखा गया है? तो 2 से 3% का अंतर देखा गया है। मतदाता और मतदान डेटा में 2 से 3% का अंतर देखा गया है। हाल ही में ये आया था चर्चा में, उसके बाद मैंने इस प्रकार के टॉपिक आपको पढ़ाए भी थे। भारत और मॉरिशस ने किस विजन के तहत भारतीय महासागर को प्राथमिकता दी है? कौन सा एक विजन है? तो उसको कहा जाता है महासागर पहल, उसको कहा जाता है महासागर पहल कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, कृपया करके याद रख लीजिएगा। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, इसलिए इसको महासागर कहा गया बंधुओं, महासागर कहा गया है। महासागर इसको पहल का नाम दिया गया है। हाल ही में पूछा जा सकता है कि किन 2 देशों के साथ, किस देश के साथ भारत ने संबंधों को सुधारने के लिए महासागर पहल की शुरुआत की है? तो ये कहा जा सकता है कि भारत और मॉरिशस के बीच में है, ये भारत और मॉरिशस के बीच में है, कृपया ध्यान में रखें इसको। निम्न से कौन सा क्षेत्र भारत मॉरिशस संबंध में सहयोग का हिस्सा नहीं है? लेकिन भारत के लिए भारत मॉरिशस के संबंध में सहयोग का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत के लिए क्षेत्रीय चिंता का विषय बना हुआ है। तो चीन की उपस्थिति जो है, चीन की उपस्थिति ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। चीन मॉरिशस में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहता है। भारत ने मॉरिशस के साथ इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की है। इस प्रकार के सवाल को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इस प्रकार के सवाल को इग्नोर भी कर सकते हैं आप। ऊपर वाला फैक्ट वाला सवाल जरूर ध्यान रखिएगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसे शामिल करने का निर्देश दिया था? ये एक सवाल बनाया है मैंने, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का सरकार ने पालन नहीं किया और इसका उल्लंघन करते हुए चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें पूर्ण रूपेण सरकार को दे दिया है, मतलब कि सरकार के लोग आसानी से किसी को भी चुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये आदेश दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाए, जिसमें एक सरकार का कोई बंदा होगा, एक सीजेआई होंगे, एक प्रधानमंत्री जी होंगे और एक अपोजिशन के लीडर होंगे। तो इस 3 में से अगर चुना जाएगा तो यहाँ पर तीनों अलग अलग मत से हैं, तो यानी कि सही और न्यूट्रल व्यक्ति को चुना जाएगा। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है एलओपी जिसको कहा जाता है, और एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। इनमें देखिए कि सरकार का ही बहुमत होगा, इसमें सरकार का ही बहुमत होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था, सरकार ने उसको नहीं माना और नई प्रक्रिया बना दी है अब सरकार ने। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की बात की गई थी। स्टारलिंक सैटेलाइट की गति और विलंबता के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? कितना एमबीपीएस तक का स्पीड दे सकता है और लेटेंसी रेट कितना होगा? लेटेंसी रेट का मतलब होता है कि कितने मिली सेकेंड के बीच में गैप होता है। लेटेंसी रेट का मतलब होता है कम्युनिकेशन में कितने मिली सेकेंड का लेटेंसी रेट हो सकता है। इसमें कहा गया है 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 220 एमबीपीएस तक का स्पीड हो सकता है और 20 से 40 मिली सेकेंड का लेटेंसी रेट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है ये। ढाका में बांग्लादेश में इस सेवा की शुरुआत की गई है। जो मैंने प्राइस देखे वो है कि पहली बार आपको इंस्टॉलेशन के लेकर के प्राइस भारतीय रुपए में 36,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 36,000 रुपये आपको इसको लगाने के लिए खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद मंथली जो इसका सब्सक्रिप्शन है वो है 4,000 रुपये का इसका मंथली सब्सक्रिप्शन का प्लान रखा गया है। यहाँ पर लोग 500 रुपये का वाईफाई लगाते हैं, उसमें 100 एमबीपीएस की स्पीड मिल जाती है। भारत और मॉरिशस के बीच में आर्थिक सहयोग में निम्न से कौन सा कदम शामिल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय मुद्रा में व्यापार का निपटान करना, ये भी एक कदम उठाया गया भारत और मॉरिशस के बीच में। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निम्न से कौन सा समाधान सुझाया गया है? तो संवैधानिक संरक्षण और स्वतंत्र बजट प्रबंधन, ये एक सुझाव दिया गया है कि आप संवैधानिक संरक्षण दे सकते हैं, जो कि इसको प्राप्त ही है चुनाव आयोग को। आप इसके बजट को स्वतंत्र कर सकते हैं, बिल्कुल ही अलग कर सकते हैं। तो ये 2 यहाँ पर क्या दिए गए हैं? तो सुझाव दिए गए हैं। इसका उत्तर सी हो जाएगा। सबसे पहला सुझाव किस चीज़ को लेकर है कि चुनाव आयुक्त की आप चुनाव कैसे करते हैं, उनको कैसे चुना जाता है।
अमृत भारत स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बंधुओं? तो रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन में सुधार करना सबसे मुख्य लक्ष्य इसका यही रखा गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 23 दिसंबर 2022 ईस्वी को किया गया है। 23 दिसंबर 2022 ईस्वी को किया गया है। आज ही प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत स्टेशन से जुड़े हुए 130 स्टेशनों का उद्घाटन करने का वीडियो जारी किया है। आज ही करेंगे वो, उन्होंने उद्घाटन भी किया। बहुत सारे सुंदर सुंदर स्टेशन बनाए गए हैं। ये तो सत्य है कि भाई ये स्टेशन बनाए गए हैं। ट्रेन वैसा का वैसा ही है, आप ट्रेन में आप सही से बैठ के नहीं जा सकते हैं। पहले AC थर्ड सही माना जाता था, अब तो AC थर्ड हो गया है स्लीपर के जैसा। AC सेकंड AC फर्स्ट भी थोड़े दिनों में वैसा ही हो जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशन को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है? 1337 है। 1337 स्टेशनों को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आपको याद हो तो आप मुझे ज़रूर ही बताइएगा इसमें बिहार के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना की अनुमानित लागत कितने रुपए रखे गए हैं बंधुओं? तो 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। 1 लाख करोड़ रुपए लगा करके हम देश के 1337 स्टेशन को सुव्यवस्थित करने जा रहे हैं। 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या घटना घटित हुई थी? तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के इरेलेवेंट सवाल भी कुछ कुछ आ गए हैं। बहुत बड़े स्तर पर भगदड़ हुई थी, कुंभ का समय था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। 99 नंबर सवाल पर डायरेक्ट चलते हैं कि 23,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया है? इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडी योजना शुरू किया गया है जिसको PLI योजना 2.0 भी कहा जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया घरेलू मूल्य संवर्धन और नौकरी सृजन ही रखा गया है। यानी कि घरेलू स्तर पर हम क्या करें? मूल्य संवर्धन करें, मूल्य वैल्यू एडिशन करें और उसके साथ साथ नौकरी सृजन का इसमें लक्ष्य रखा गया है। रायसीना डायलॉग 2025 का थीम क्या है? तो रायसीना डायलॉग 2025 का थीम था कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। कालचक्र, लोक शांति और ग्रह, यही था इसका थीम। कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा हिंदी ट्रांसलेटेड है ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यही है कालचक्रा। इंग्लिश में इसको कालचक्रा कहा गया है। पीपुल, पीस एंड प्लैनेट, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। ये इसका लक्ष्य रखा गया था। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों को किस रूप में विकसित किया जा रहा है? तो सिटी सेंटर के तौर पर, कि जिस स्टेशन में, जिस शहर में कोई रेलवे स्टेशन होगा तो उस शहर का सबसे बड़ा सेंटर के तौर पर हो जाएगा। औद्योगिक सेंटर का भी काम करेगा, छोटे मोटे मॉल के ऐसे काम करेंगे। बहुत सारे शॉप होंगे, रहने की सुविधाएँ होंगी, खाने पीने उठने बैठने की सुविधा होगी, जिससे एक सिटी सेंटर के तौर पर ये काम करेगा। संसदीय समितियों ने रेलवे को कौन सी सिफारिश की है? तो समर्पित कार्यबल गठन और समय सीमा तय करने के लिए उन्होंने बोला है कि आप क्या कर सकते, सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके पास में कार्यबल कम है, वर्क फोर्स आपके पास है बहुत कम है, देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और रेलवे के पास में वर्क फोर्स नहीं है। और दूसरा, समय सीमा तय कीजिए हर चीज़ का, विलंब अगर नहीं होगा तो आधे से ज़्यादा समस्या हम वैसे ही दूर कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडी योजना में कौन से घटक शामिल हैं? तो यहाँ पर डिस्प्ले मॉड्यूल और लिथियम सेल वगैरह का निर्माण किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडी है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ही निर्माण किया जाएगा। आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही कंफ्यूज हो सकते थे, तो ऑप्शन बी के साथ जाइएगा हमेशा। डिस्प्ले मॉड्यूल यानी कि डिस्प्ले का निर्माण भारत में किया जा सकता है और लिथियम सेल का निर्माण किया जा सकता है। डिस्प्ले जो है, जैसे सैमसंग कंपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्प्ले बनाती है। आपके पास भले ही एप्पल का फ़ोन हो, लेकिन उसमें डिस्प्ले जो लगता है वो सैमसंग कंपनी के द्वारा कई बार बनाए जाते हैं। तो सबसे अच्छा डिस्प्ले भी वही लोग बनाते हैं, सैमसंग वाले ही। अलग अलग डिमांड के हिसाब से बनाते हैं। तो मुख्य रूप से दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ऐसे देशों में, चाइना में डिस्प्ले बनाए जाते हैं। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि चाइना का जो मार्केट है उसको धीरे धीरे करके भारत में शिफ्ट किया जाए। इसलिए डिस्प्ले निर्माण, बैटरी निर्माण, ई रिक्शा का निर्माण, फ़ोन का निर्माण, ये सब भारत में अब बढ़ावा दिया जा रहा है। याद हो आपको, इसलिए इस प्रकार की कहानियाँ मुझे सुनाना पड़ता है। वर्तमान में स्मार्टफोन असेंबली में घरेलू मूल्य संवर्धन कितना है? स्मार्टफोन असेंबलिंग में घरेलू स्तर पर कितना मूल्य संवर्धन हम कर पाते हैं? तो 15 से 20% ही कर पा रहे हैं। 15 से 20% है अभी। रायसीना डायलॉग के 6 मुख्य चर्चा क्षेत्रों में से कौन सा शामिल नहीं है? हरित दुविधा, उसके बाद से सैन्य व्यापारिकता, अंतरिक्ष अन्वेषण, शांति में निवेश। तो अंतरिक्ष अन्वेषण, स्पेस जो रिसर्च है वो इसमें शामिल नहीं किया गया। बाकी ग्रीन डायलेमा, सैन्य व्यापारिकता यानी कि मिलिट्री का किस प्रकार से मर्चेंटाइज हम कर सकते हैं, और उसके अलावा शांति में निवेश यानी कि इन्वेस्टिंग इन पीस, ये तीनों इस बार के इशू थे। अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ कोई इशू इस बार शामिल नहीं किया गया था। 5 आइज देशों में से कौन सा देश भारत में खुफिया प्रमुख सम्मेलन में भाग ले रहा था उसी दौरान जब रायसीना डायलॉग दिल्ली में आयोजित हो रहा था। उसी दौरान दुनिया के जितने खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं, जैसे RAW के भारत के हो गए, पाकिस्तान के ISI के हो गए, इनको इनवाइट नहीं किया था हमने। जैसे रूस के KGB के हो गए, अमेरिका के CIA के हो गए। तो ये जो बड़े बड़े एजेंसियां हैं, इन सभी के प्रमुखों को भी भारत बुलाया गया था। और उन्हें 5 आइज देशों में ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख हैं वो शामिल हुए थे।
विनिर्माण क्षेत्र की कमजोरी में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो आयात पर निर्भरता भी बहुत ज़्यादा है। इसके कारण से विनिर्माण क्षेत्र हमारा कहीं न कहीं कमज़ोर साबित हो रहा है। अमृत भारत योजना के तहत में भीड़ प्रबंधन के लिए कौन सा समाधान सबसे प्रभावी माना जाता है? तो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का सुझाव दिया गया था। न्यूज़पेपर में बड़ा ही चर्चा में रहा था, इसलिए उससे जुड़े हुए छोटे मोटे फैक्ट भी मैं आपको करवा रहा हूँ। हर छोटे फैक्ट जो न्यूज़पेपर में आए हैं वो मैं आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आपको जब पहली बार वीडियो बताया था उसी दौरान मैंने आपको ये भी बता दिया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस इरेलेवेंट लगेंगे आपको, लेकिन मुझे करवाना पड़ रहा है। वो इसलिए करवाना पड़ रहा है गुरु, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन का कोई अब लेवल नहीं रह गया। कभी लेवल अप चला जाता है, कभी डाउन चला जाता है। तो कठिन सवाल भी मैंने आपको करवाए हैं कि रायसीना डायलॉग का थीम क्या है, मॉडरेट लेवल का सवाल हुआ, और बिल्कुल ही आसान सवाल भी मैंने आपको करवाए हैं कि भीड़ प्रबंधन को लेकर के क्या किया जा सकता है। तो मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री का सुझाव दिया गया था। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन की मुंबई यात्रा का उद्देश्य क्या था उस समय? तो व्यापारिक और सामुदायिक नेताओं से मुलाकात, यानी कि ट्रेड के लिए आए थे, मुख्य रूप से ट्रेड के लिए आए थे। नेक्स्ट सवाल है कि विनिर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्या किया जा सकता है? तो स्वचालन यानी कि ऑटोमेटेड और एआई का उपयोग अब किया जाना चाहिए। एक्सपर्ट ने सुझाया था कि अगर आपको भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना है तो हमें स्वचालन यानी कि ऑटोमेटेड चीज़ों पर और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर में ध्यान देना पड़ेगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा शुरू किया गया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसको मेगा भी कहा जाता है। ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने इसको शुरू किया। नेक्स्ट सवाल है कि ट्रंप की टैरिफ नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अमेरिका को आर्थिक लाभ पहुंचाना, और वही चीज़ है जो ऊपर लिखा हुआ है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि सारी दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसी अमेरिका को लाभ पहुंचाने वाला हो, यही उसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। भारत में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार निम्नलिखित में से संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार आपको 19(1) क में दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो फ्री स्पीच की स्वतंत्रता है, वो आपको किस में दिया गया है? तो 19(1) क में दिया गया। 19(1) क में दिया गया। बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र को किसके साथ जोड़ने के लिए बोला है? तो आधार कार्ड के साथ जोड़ने के लिए कुछ समय पहले ही प्रावधान शुरू किया चुनाव आयोग ने कि मतदाता पहचान जो है आपका वोटर आईडी जो है उसको आप आधार कार्ड से जोड़ेंगे। लेकिन क्या ये अनिवार्य किया गया है? उस पर आधारित भी सवाल हम लोग करेंगे आगे। ओके, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच सर्वेक्षण में भारत को 33 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 113 नंबर सवाल जो है वो इसीलिए है क्योंकि ये सर्वेक्षण मैंने आपको पढ़ाया था। फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच सर्वेक्षण में ये एक सर्वेक्षण किया गया है। 115 नंबर सवाल है जिसमें पूछा गया कि भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 33 देशों में 24वां स्थान हमें मिला है। 33 देशों में 24वां स्थान मिला है। ट्रंप के टैरिफ नीति ने किस देश के साथ व्यापार तनाव को बढ़ाया है? तो चीन के साथ ट्रेड वॉर की स्थिति उत्पन्न हो रही है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाए जा सकते हैं? फ्री स्पीच पर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस किस अनुच्छेद के द्वारा, किस आर्टिकल के द्वारा लगाए जा सकते हैं? आर्टिकल 19(2) में आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को कुछ आधारों पर रोका भी गया है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर आपके फ्री स्पीच की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार आधार से लिंकेज की प्रक्रिया कैसी होगी? तो ये स्वैच्छिक होगा, अनिवार्य नहीं होगा। स्वैच्छिक होगा, आपकी इच्छा पर निर्भर होगा कि आप अपने आधार को वोटर आईडी से लिंक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा, आपको इसमें फोर्सफुली नहीं करवाया जा सकता है। MAGA नीति का वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है? वैश्विक व्यापार बिल्कुल धीमा हो गया है क्योंकि अमेरिका के टैरिफ नीति के कारण से ग्लोबल ट्रेड जो है ये संपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ और कहीं ना कहीं स्लो डाउन देखा गया है। EPIC का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है, इसको मतदाता पहचान पत्र कहा जाता है। ट्रंप की टैरिफ नीति के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ा है? व्यवधान उत्पन्न हुआ है, इसके कारण से इरेलेवेंट सवाल है। 122 नंबर सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच सर्वेक्षण में कौन सा देश शीर्ष पर रहे हैं? तो नॉर्वे और डेनमार्क की रैंकिंग टॉप पर रही है। दोनों ने एक साथ टॉप किया है, नॉर्वे और डेनमार्क ने दोनों ने एक साथ ही टॉप किया है। यहाँ पर भारत का रैंकिंग 24 रहा है, जो कि सही नहीं है। आप मुझे बताइए, अभी मैंने बताया है कि स्वतंत्रता किसके तहत में दी जाती है फ्री स्पीच की? 19(1)A, ठीक है। और फ्री स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है 19(2) के तहत में। ये याद रखिएगा, कई बार इस प्रकार के आसान सवाल में भी गलत हो जाता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या जो इस सर्वेक्षण में माना गया कि भारत में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के समर्थन में कमी का क्या कारण माना गया है? कि भारत में जो राइट टू एक्सप्रेस है,
जो अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है उसका समर्थन वो ख़राब क्यों है, भारत में राइट टू जो स्पीच है वो ख़राब क्यों है, हमारा प्रदर्शन उसमें। तो इसमें ये कहा गया इस सर्वेक्षण में कि भारत के लोग ही सरकार के आलोचना को सही नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सरकार की आलोचना पर नियंत्रण का समर्थन करते हैं लोग, सरकार की आलोचना पर नियंत्रण करने का समर्थन करते हैं लोग ही भारत के बोलते हैं, लोकतांत्रिक देश भारत के लोग ही ये चीज़ बोलते हैं सरकार को फ्री स्पीच पर, सरकार की आलोचना पर, इस प्रकार की चीज़ों पर नियंत्रण लगा करके रखना चाहिए। नेक्स्ट सवाल जो है काफ़ी कठिन सवाल होगा, ये वाकई कठिन होगा, नहीं हल होगा आप में से बहुत सारे लोगों से। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि चुनाव आयोग ने आधार और मतदाता पहचान पत्र इन दोनों को जोड़ने के लिए किस एक्ट का उल्लेख किया है कि किस एक्ट के आधार पर चुनाव आयोग ये कदम उठा रहा है। तो ये जो एक्ट है इसका नाम है प्रतिनिधि सभा अधिनियम 1950 की धारा 23 है। तो आप ये मान सकते हैं जनप्रतिनिधि सभा अधिनियम जो है, जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1950 है। इसके तहत सरकार क्या कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रही है, तो मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को जोड़ने का प्रावधान ला रही है। ट्रंप की नीतियों ने व्यापार संतुलन को, इस सवाल को स्किप करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का आधार माना है। 126 नंबर सवाल, अच्छा है 125 नहीं था। 126 में देखिए क्या कहा गया है, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, ये किससे बिलोंग करता है, किस संबंध से है, किससे संबंधित है ये, तो ये है आपका प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित इशू है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है ये क्या है, तो रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का जो केस है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी मामले में प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का आधार किस केस में माना था, किस केस में माना था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मार्च में ही ये इशू चर्चा में रहा है, आपको प्रीलिम एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में ये माना गया है। फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच सर्वेक्षण भारत का स्कोर क्या रहा, भारत की रैंक रही 24 और स्कोर रहा 62.6, 62.6 हमारा स्कोर रहा है, 62.6 हमारा स्कोर रहा है। आधार EPIC यानी कि आधार और वोटर ID को जोड़ने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें उद्देश्य जो चुनाव आयोग ने बताया है कि मतदाता सूची में डुप्लीकेशन को रोकना, डुप्लीकेसी ना हो, एक आदमी 2 जगहों पर या 2 बार वोट न दे, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने यह प्रावधान लाना शुरू किया है कि मतदाता पहचान पत्र को और किसको, आधार को हम जोड़ेंगे। नेक्स्ट 130 नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया, बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा गया, लेकिन इस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आधार कितने अंकों का होता है, आधार नंबर जो है कितने नंबर का, कितने अंकों का होता है, उसी प्रकार से पूछा गया है कि जो आपका वोटर ID नंबर है वो कितने नंबरों का होता है, अंकों का होता है, तो 10 अंक का होता है, 10 अंक का होता है, 10 डिजिट होते हैं आपके वोटर ID नंबर में। इसको याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लिया जाता है। किस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने IT एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया है, तो श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार का जो मामला था इसमें IT एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया गया, जिसके तहत फ्री स्पीच जैसे मुद्दों पर सरकार ने प्रतिबंध लगाने की बात की। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सरकार की आलोचना के लिए समर्थन वैश्विक औसत से कम है, यानी कि सरकार की आलोचना अगर आप करेंगे तो लोग आपका समर्थन करेंगे, इसका चांस भारत में बिल्कुल कम है। बाहर के लोकतांत्रिक देशों में होता है, अगर आप सरकार का आलोचना करते हैं तो लोग आपको सही मानते हैं, लोकतांत्रिक व्यक्ति मानते हैं। अपने यहाँ पर अगर आपने किया आलोचना तो आपको बोलेंगे कि चले जाओ अपने देश के पश्चिम वाला देश में, पाकिस्तान चले जाओ। चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट EPIC नंबरों को ठीक करने के लिए किस सिस्टम को अपग्रेड करने की बात की है, इसका आंसर हो जाएगा IRONET 2.0। ये चुनाव आयोग का क्या है, तो एक सिस्टम है जिसके तहत से डुप्लीकेट EPIC नंबर, अगर आपसे आपको पूछेगा मान लीजिए एग्जामिनेशन में कि ERONET 2.0 हाल ही में चर्चा में रहा था, यह निम्न में से किससे संबंधित है, यह निम्न में से किससे संबंधित है, तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि भाई किससे संबंधित, हमें क्या पता, ये है EPIC यानी कि इलेक्टोर जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वोटर मतदाता पहचान जो नंबर होता है, ID जो होता है, उसमें डुप्लीकेसी हो रहा था, यानी कि देश के 2 अलग अलग भागों में या एक ही भाग में 2 मतदाताओं के ID नंबर एक ही हो रहे थे। तो ये एक छोटा सा टेक्निकल एरर था जो अब तक चला रहा था। इस बार बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हुए हैं भारत सरकार के ऊपर में, चुनाव को लेकर के, चुनाव आयोग के ऊपर में। तो उसके पश्चात से चुनाव आयोग ने बोला है कि IRONET
ये 2.0 हम लाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे मतदाताओं की जो संख्या है, उनका जो नंबर है, उनका जो आईडी नंबर है मतदाताओं का, उसके डुप्लीकेसी को हम लोग रोक पाएंगे। नेक्स्ट जो सवाल है वो 136 नंबर से करेंगे हम लोग। एक टॉपिक से संबंधित सारे सवाल हमने कर लिए कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोरे कितने समय तक अंतरिक्ष में रहे हैं। ये दोनों कुछ समय पहले ही वापस आए हैं, आपने सुना होगा। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। अमेरिका का सिटीजनशिप है इनके पास, भारतीय मूल के हैं। इनके माँ बाप और इनका परिवार भारत से बिलोंग करता है। तो ये 9 महीने तक कंप्लीट 9 मंथ तक ये कहाँ पर रहे हैं, तो अंतरिक्ष में रहे हैं, बहुत लंबे समय तक रहे हैं। स्पेस एक्स का कैप्सूल कहाँ पर उतरा है बंधुओं, तो मैक्सिको की खाड़ी में उतरा है। मैक्सिको खाड़ी में, अगर आप अमेरिका को देखेंगे, यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पर आपको दिखेगा मैक्सिको, यहाँ पर आपको दिखेगा मैक्सिको की खाड़ी। और ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही बोला कि अब मैक्सिको खाड़ी नहीं बल्कि अमेरिका की खाड़ी कहलाएगा। तो ठीक है, वो ऐसा बयान देते रहते हैं, देखिए क्या है। अभी तो फिलहाल मैक्सिको खाड़ी नाम है इसका, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट जो सवाल है वो 138 नंबर की APAARID का पूरा नाम क्या है। दरअसल में एजुकेशन नीति जो नया लाया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2.0 है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसी के तहत में APAARID अब बनाया जाता है स्टूडेंट्स का, जिसमें उनका सारा डेटा एक ही जगह पर स्टोर किया जाता है। तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक्स अकाउंट रजिस्ट्री इसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, APAARID इसको कहा जाता है। हर बच्चे का अब APAARID बनता है, जिसमें उसका जब एडमिशन लिया तब से लेकर जब तक वो एकेडमिक कैरियर में रहेगा, सारा रिकॉर्ड उसका इसी अंक के तहत में रजिस्टर्ड हो जाएगा। जिससे ये होगा कि वो बार बार अगर स्कूल चेंज करे, कॉलेज चेंज करे, तो उसको सारा डॉक्यूमेंट लेकर इधर से उधर भागना ना पड़े, बल्कि सारा का सारा रिकॉर्ड एक आईडी दबाने पर उसका दिख जाए। ओके, APARID किस नीति के तहत में शुरू किया गया बंधुओं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत में शुरू किया गया है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तमिलनाडु ने किस नीति का विरोध किया है, तो त्रिभाषा नीति का, 3 भाषा का जो फॉर्मूला है उसका विरोध किया है। 3 भाषा फॉर्मूला बिहार में भी लागू नहीं है। सरकार दक्षिण भारत में क्यों लागू करना चाहती है, यही चीज़ पूछा दक्षिण भारत के अलग अलग नेताओं ने, और ये भी बोला कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। भारत में स्वास्थ्य व्यय GDP का कितना % है 2025 तक, तो 1.84% है। हम अभी भी देश के GDP अगर 100 रुपया है तो उसका मात्र 1.84 रुपया हम कहाँ पर व्यय करते हैं बंधुओं, तो स्वास्थ्य पर खर्चा करते हैं। माँ की माता बहन योजना, भाई बहन योजना, महिला सम्मान योजना, पता नहीं कौन कौन सी योजना होता है, 2500, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार बांट रहे हैं। नहीं बांटना पड़ेगा अगर लोगों का स्वास्थ्य सही आप करके दे दोगे तो। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने आयुष्मान केंद्र अभी कार्यरत हैं, तो 15,000 करीब आयुष्मान केंद्र कार्यरत हैं। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रहने को क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि घर जैसा था। ये बकवास सवाल है, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। APARID कहाँ संग्रहित होती है, तो डिजी लॉकर, ये डिजी लॉकर से कनेक्टेड है। डिजी लॉकर से इससे क्या सुविधा है भाई, तो फ़ोन पर आप किसी भी फ़ोन पर डिजी लॉकर ऐप के जरिए आप अपने पूरा एकेडमिक हिस्ट्री को एक क्लिक में आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन 2 अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष स्टेशन में फंस गए थे, तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोरे नाम है इनका। ओके, नेक्स्ट सवाल है, बड़ा ही बकवास सा सवाल, लेकिन 70 BPSC के पैटर्न पर सवाल है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोरे ने अंतरिक्ष में कितनी परिक्रमा की है बंधुओं, तो इन लोगों ने 4,576 परिक्रमा पूरी की। 4,576, 9 महीने तक रहे हैं। इससे गहरा फैक्ट और मैं और क्या करवाऊँ आपको, आसान सा आसान। मुझे भी कई बार लगता है कि मैं कौन से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लेकिन कुछ तो बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही अच्छे भी सवाल हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के फैक्ट भी करके जाइए, क्योंकि अच्छे बुरे सभी फैक्ट आपको करने चाहिए। जैसे ये सवाल बकवास है, आगे आएगा एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा। स्पेस एक्स क्रू 8 मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो जून 2024 में इसको शुरू किया गया था। इस मिशन की शुरुआत जून 2024 में हुई थी और ये लौट करके मार्च में आए हैं। मार्च में ये वापस आए हैं शायद, देखिएगा मार्च में या फरवरी में आए हैं वापस। ओके, नेक्स्ट है कि NEP 2020 के तहत त्रिभाषा फॉर्मूले में कौन सी भाषा वैकल्पिक रूप से शामिल है। ये कितना कठिन सवाल है। 3 भाषा फॉर्मूले में एक आपका रीजनल लैंग्वेज, एक इंग्लिश और एक तीसरी भाषा बोला जा रहा है कि आप स्वीकार कीजिए, तो उसमें कौन सी एक भाषा ऑप्शन के रूप में शामिल किया गया है, तो संस्कृत भाषा को शामिल किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये कठिन सवाल था।
तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन कब सबसे अधिक हिंसक हो गया था? तो बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया था ये दौर था 1965 का, जब बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया था, बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया था। उसी समय डीएमके ने, जो अभी वर्तमान में शासन सत्ता में है, उसने ऐलान किया था कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम भारत से अलग हो जाएंगे। सही सुन रहे हैं आप, इस प्रकार का ऐलान भी इस पार्टियों ने किया हुआ है बहुत पहले। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के कितने % तक बढ़ाना है? कठिन सवाल है ये, शानदार सवाल है, ज़रा इसको हल कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 2.5% तक। वर्तमान 1.85 है, इसको 2.5 रुपया तक ले जाना है। अभी वर्तमान में मान लीजिए 1 रुपया 80 पैसा है, तो उसको कितना ले जाना है? 2 रुपया 50 पैसा तक हमें ले जाना है। स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी का परसेंटेज ग्रुप में हमने लक्ष्य रखा था। 2017 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में हमने लक्ष्य रखा था कि हम अपने जीडीपी का 2.5% तक स्वास्थ्य पर में व्यय करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है अभी तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। देखिए, सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोरे ने अंतरिक्ष में कितनी दूरी तय की? 195 मिलियन किलोमीटर की उन्होंने दूरी तय की है। अपार आईडी को किस डेटाबेस के साथ में जोड़ा जाएगा? तो UDISE+ डेटाबेस है। ये भारत सरकार का डेटाबेस है, जो पूरे देश के स्कूली बच्चों का, स्कूल से लेकर पूरे एकेडमिक कैरियर का डेटाबेस एक ही जगह बनाया गया, जिसको नाम दिया गया UDISE। अब इसका फुल फॉर्म क्या है बंधुओं? तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन इसका नाम दिया गया है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन इसका नाम दिया गया है। कितना कठिन सवाल हो जाएगा अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे लेगा कि APARID, सबसे पहली बात इसका ही फुल फॉर्म आपसे पूछेगा। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि इसका किस डेटाबेस के साथ में जोड़ा जाएगा? तो UDISE+ डेटाबेस के साथ में जोड़ा जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये वाकई बहुत ही बेहतर सवाल है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु से कितने करोड़ रुपए की समग्र शिक्षा निधि रोक दी थी? 2152 करोड़ रुपए की उनकी समग्र शिक्षा निधि थी, जो भारत सरकार को देने थे तमिलनाडु गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने जब भाषा को लेकर विवाद उत्पन्न किया तो भारत सरकार ने इसको रोक दिया। भारत में गैर संचारी रोगों से होने वाली मौत का प्रतिशत कितना है? ऐसे रोग जो संचार के द्वारा फैलता नहीं है, जो एक दूसरे से फैलता नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, है ना, इस प्रकार की बीमारियां जो संचार से नहीं फैलती हैं, तो इस प्रकार से मौतें कितनी होती है भारत में? तो 60% मौतें इसी प्रकार की बीमारियों से होती हैं। नासा प्रशासक ने इस मिशन को क्या बताया था? ये इरेलेवेंट सवाल है, इरेलेवेंट सवाल है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन IFF ने APARID के बारे में क्या चेतावनी दी? इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन एक संगठन है, जिसने बोला कि APAR जो ID है ये सही नहीं है। उन्होंने बोला कि इससे बच्चों की डेटा सुरक्षा खतरे में डाल सकते हैं आप। बच्चों का जो डेटा होता है, बड़ा सेंसिटिव डेटा होता है, वो किसी भी खराब हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। तो बच्चों के डेटा प्राइवेसी को लेकर के सवाल खड़े किए एक संगठन, इसका नाम है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। इसने APARID को लेकर के बोला कि जो बच्चे होते हैं, स्कूली बच्चे, उनका डेटा जो है इसको लीक किया जा सकता है, या इसके प्राइवेसी से जुड़े हुए कंसर्न यहाँ पर मौजूद हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 159 है कि वायु प्रदूषण से भारत में हर साल कितने लोगों की मृत्यु होती है? तो जो सर्टिफाइड डेटा है उसके अनुसार से 7 मिलियन के करीब में मौतें होती हैं। 7 मिलियन ऐसा अनुमान लगाया जाता है। 4 नए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? तो जम्मू में, बेंगलोर में, डिब्रूगढ़ में और जबलपुर में स्थापित किया जाएगा इनको। 1968 में तमिलनाडु में किसके नेतृत्व में त्रिभाषा फार्मूला का विरोध हुआ था? तो CN अन्नादुराई का नाम आपने सुना होगा। अन्नादुराई का 68 ईस्वी में 3 भाषा फार्मूला का इन्होंने ही विरोध किया। नेक्स्ट सवाल है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या था? तो 101वां स्थान था भारत का, 101वां स्थान था। आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने की मांग किस राज्य से आई थी? तो सबसे पहले केरल राज्य ने किया था कि आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन में बढ़ावा किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, उनको वेतन दिया जाए। उसके पश्चात से JP नड्डा जी ने इसकी घोषणा की थी। इस प्रकार से मैंने आपको इस PDF के लगभग में सभी सवाल करवा दिए हैं। जो रेलेवेंट सवाल थे सभी करवा दिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही दिन बोला था कि कुछ सवाल आपको इरेलेवेंट लगेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर से मैंने सारा फैक्ट उठा लिया है, हर छोटे से बड़ा फैक्ट उठा लिया है, इसलिए आपको कुछ सवाल अटपटे से लगे होंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल इतने इम्पोर्टेंट हैं कि वहाँ से सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका PDF होगा, वो नेक्स्ट वीडियो होगा, वो संडे को मिलेगा। इसका PDF आज या कल में मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसमें कुछ परिवर्तन करना है मुझे, उसके बाद से मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सबने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। आज हमने 75 के करीब में सवाल किए हैं, पिछले वीडियो में भी 75 करीब में सवाल किए थे हमने। थैंक यू सो मच आप सभी का।